आज हम लोग हिस्ट्री में चोल, चेर और पांड्य वंश के बारे में जानकारी लेंगे। जो मतलब ये जो साउथ इंडिया का जो राजवंश था एकदम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, और केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश उस साइड में था एकदम लास्ट में ये तीनों वंश। तो इसी वंश के बारे में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसके ऐसे और इसी तरह हम लोग सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप लोग चैप्टर वाइज अगर जुड़ना चाहते हैं और करना चाहते हैं, क्योंकि सुविधा के लिए एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और हर एक चैप्टर का हम लोग ऐसे ही ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो आप भी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। और बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो वो है राजराज चोल। राजराज चोल चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। इसके बाद चेर वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? चेर वंश का प्रमुख बंदरगाह था मुजरिस। चेर वंश का प्रमुख बंदरगाह था मुजरिस। इसके बाद पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? तो वो है मदुरै। पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै। ये तमिलनाडु में थे, एकदम लास्ट वाला में। इसका चिन्ह था मछली। और अगर आप लोगों को कोई टॉपिक्स, अगर आपको स्पेशल चाहिए, अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। हम आपके एग्जाम के अनुसार आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद है चोलों ने किस नदी के किनारे अपना साम्राज्य फैलाया? तो वो है कावेरी नदी। कावेरी नदी के किनारे चोलों ने अपना साम्राज्य को फैलाया था, कावेरी नदी। उसके बाद संगम साहित्य में चेरों को किस नाम से जाना जाता है? संगम साहित्य में चेरों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है कुट्टुवन। चेरों को कुट्टुवन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद चोल वंश के किस राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? चोल वंश के किस राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? तो वो है राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल बहुत खच्चर कह सकते हैं, बहुत प्रतापी शासक था, जो विदेशों में और दूसरे राज्यों में भी बहुत हमला किया और उसे पराजित किया। उसके बाद है पांड्य वंश किस काल में सबसे अधिक शक्तिशाली था? तो वो है संगम काल। पांड्य वंश संगम काल में सबसे अधिक शक्तिशाली था। इसके बाद चेर वंश का प्रमुख धर्म क्या था? चेर वंश का प्रमुख धर्म था शैव धर्म। ये लोग शिव जी की पूजा करता था और अभी भी तमिलनाडु के साइड में शिव जी की बहुत सारी मंदिर आपको मिल जाएगा। इसके बाद है चोलों ने किस मंदिर को बनवाया जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो वो है बृहदेश्वर मंदिर। चोलों ने किस मंदिर को बनवाया जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है? तो वो बृहदेश्वर मंदिर में है। इसके बाद पांड्य वंश का प्रमुख व्यापार किससे था? पांड्य वंश का प्रमुख व्यापार रत्नों से होता था, विदेशियों के साथ। विदेशियों से, इवन इटली और रोम तक से इसका व्यापार होता था। पांड्य वंश के पांड्य राजाओं का व्यापार। इसके बाद सॉरी, ये क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? ये तो काम ही नहीं कर रहा है। सॉरी। इसके बाद है विजयालय चोल ने किस नगर को जीतकर चोल वंश की स्थापना की? तो वो है तंजावुर। विजयालय शासक का नाम था, वो तंजावुर शहर को जीतकर चोल वंश की स्थापना की। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था चोल वंश का संस्थापक। इसके बाद चेर वंश का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चेर वंश का उल्लेख संगम साहित्य में चेर वंश का उल्लेख मिलता है। इसके बाद पांड्य वंश की मुद्रा पर किस देवी की आकृति होती थी? तो वो है लक्ष्मी जी। पांड्य वंश की मुद्रा पर लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी होती थी। इसके बाद चोलों ने किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई थी? तो वो है विकेंद्रीकृत। चोलों ने किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई थी? तो वो है, सॉरी, ये केंद्रीकृत हो जाएगा। तो विकेंद्रीकृत, इसमें थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग, इसमें हो जाएगा केंद्रीकृत। इसके बाद है चेर वंश का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? चेर वंश का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? तो वो है केरल। चेर वंश केरल यानी कि पश्चिम की साइड में था। पश्चिम की साइड में केरल जो छोटा राज्य है वहाँ पे केरल था, और नीचे के साइड में था पांड्य वंश, और चोल वंश था दाहिने के साइड में आंध्र प्रदेश की तरफ। और सबसे वहाँ उस टाइम पे भी चोल वंश सबसे प्रतापी था। चोल वंश का नेवी मतलब जल सेना सबसे ताकतवर था। इसके बाद है पांड्य वंश के किस राजा ने दिल्ली सल्तनत से युद्ध किया? पांड्य वंश के किस राजा ने दिल्ली सल्तनत से युद्ध किया? तो वो है वीर पांड्य ने दिल्ली सल्तनत से युद्ध किया। इसके बाद चोलों ने किस विदेशी क्षेत्र पर आक्रमण किया? तो वो है सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है। चोल इंडोनेशिया तक हमला किया था। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का है। मतलब सोच रहे हो उतना दूर जाके इंडोनेशिया, म्यांमार और उससे भी आगे उधर है, उस साइड में मध्य एशिया में आता है, पूर्वी एशिया में आता है। तो उधर वो लोग हमला करने गया था ये चोल वाले। इसी वजह से इससे पता चलता है कि इसका जो जल सेना नेवी इसका बहुत ताकतवर था। इसके बाद संगम काल में चेरों की राजधानी क्या थी? तो वो है वंजी। संगम काल में चेरों की राजधानी थी वंजी। इसके बाद
पांड्य वंश का पतन किसके आक्रमण से हुआ? पांड्य वंश का पतन दिल्ली सल्तनत के आक्रमण से पांड्य वंशों का अंत हो गया। इसके बाद चोलों की नौसेना का प्रमुख कार्य क्या था? तो वो है समुद्री विजय, मतलब समुद्र के रास्ते से दूसरे द्वीपों पर हमला करता था, जैसे कि वो श्रीलंका पर भी हमला किया था और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर भी हमला किया था। इंडोनेशिया जाके वहाँ के शासक को हरा कर आया था। इसके बाद है चेर वंश के शासक किस धातु की मुद्रा चलाते थे? तो वो है चांदी। चेर वंश के शासक चांदी की मुद्रा चलाते थे। इसके बाद चोल वंश का पतन किस शासक के बाद हुआ? चोल वंश का पतन किस शासक के बाद हुआ? तो वो है वीर राजेंद्र के बाद उसको चोल वंश का पतन आरंभ हो गया। इसके बाद पांड्य वंश के शासक किस भाषा में लेख लिखते थे? तो वो है तमिल भाषा। पांड्य वंश के शासक तमिल, अभी तमिलनाडु में भी पड़ता है, तो पांड्य वंश तमिलनाडु में ही था उस टाइम पे भी, तो वो तमिल में साहित्य लिखते थे। इसके बाद चेरों का प्रमुख पर्व कौन सा था? तो वो है ओणम मतलब ये ओणम दीपावली को कहा जाता है। चेरों का प्रमुख पर्व कौन सा था? तो ये है ओणम फसल कटाई पे एक अलग ही पर्व मनाया जाता है ओणम। तो ये ओणम चेर लोग मनाते थे। ओणम कहाँ पे था? तो केरल में, केरल वाले मनाते थे। इसके बाद चोलों ने किस ग्रंथ का संरक्षण किया? तो वो है तिरुकुराल संगम साहित्य का महाभारत कहा जाता है इसको। इसके बाद पांड्य वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वो है कोरकाई। पांड्य वंश का प्रमुख बंदरगाह कोरकाई था। इसके बाद चेर वंश के किस राजा ने रोमन सम्राट को दूत भेजा? तो ये है सेनगुटवन। चेर वंश के किस राजा ने रोमन सम्राट को दूत भेजा? तो वह है सेनगुटवन। इसके बाद चोलों की भूमि व्यवस्था में किसे उर कहा जाता था? तो ये है ग्राम सभा। चोलों की भूमि व्यवस्था में किसे उर कहा जाता था? उर का मतलब होता है ग्राम, उर मतलब ग्राम। इसके बाद पांड्य वंश के शासक किस देवी के भक्त थे? तो वो है मीनाक्षी की, वो लक्ष्मी जी का एक रूप कहा जा सकता है। तो ये वहाँ पे मीनाक्षी मंदिर भी है। पांड्य वंश के शासक किस देवी के भक्त थे? तो वह है मीनाक्षी। इसके बाद चेरों की मुद्रा पर किस चिन्ह का प्रयोग होता था? तो वो है धनुष। चेरों की मुद्रा पर धनुष का प्रयोग होता था, धनुष का चिन्ह। उसके बाद चोलों ने किस ग्रंथ के लेखक को संरक्षण दिया? तो यह है तिरुवल्लुवर के ग्रंथ के लेखक को संरक्षण दिया। इसके बाद चेर वंश के सेनगुटवन ने किस देवी के लिए मंदिर बनवाया? तो वो है कनगी। और कनगी पूजा भी उस टाइम पे किया जाता था, मतलब पत्नी की पूजा को कनगी पूजा कहा जाता था। उस वक्त एक राजा ने, सेनगुटवन नाम था, वो पत्नी पूजा आरंभ किया। सेनगुटवन नाम का राजा, चेर वंश के सेनगुटवन ने किस देवी के लिए मंदिर बनवाया? तो कनगी। ये कनगी वास्तविक में इसका पत्नी का नाम था और कनगी पूजा इसने करना प्रारंभ किया। इसके बाद है पांड्य वंश के किस राजा ने चोलों को हराया? तो वो है जाटवर्मन। पांड्य वंश के किस राजा ने चोलों को हराया? तो वह है जाटवर्मन। इसके बाद चोलों की प्रशासनिक इकाई नाडु का अर्थ क्या होता है? तो वो है नाडु का मतलब होता है क्षेत्र। नाडु मतलब होता है क्षेत्र। मेरा नाडु है तो ये, और वल नाडु अगर इसमें रहेगा तो वो हो जाएगा जिला। वल नाडु, नाडु का मतलब होता है क्षेत्र, मतलब पूरा हमारा क्षेत्र, राज्य, देश कह सकते हैं। इसके बाद चेर वंश के शासकों ने किस विदेशी शक्ति से व्यापार किया? तो ये है रोम। चेर वंश के शासकों ने रोम से व्यापार किया। इसके बाद पांड्य वंश की मुद्रा पर कौन सा चिन्ह होता था? तो वह है मछली। पांड्य राजाओं पर मछली का चिन्ह होता था। इसके बाद चोलों ने किस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था अपनाई थी? तो वो है नहर बनवाया था। चोलों ने नहर से सिंचाई व्यवस्था किया था अपने राज्य। इसके बाद चेर वंश के शासक किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो वो है तमिल। चेर वंश के शासक किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो वह है तमिल। इसके बाद पांड्य वंश का पतन किस काल में हुआ? तो वो है 13वीं शताब्दी में हुआ पांड्य वंश का पतन, 13वीं शताब्दी। इसके बाद चोलों ने किस क्षेत्र में नौसेना भेजी थी? तो वो है दक्षिण पूर्व एशिया, सुमात्रा में। वो इंडोनेशिया का एक द्वीप है, इंडोनेशिया का, इंडिया से बहुत दूर है वैसे, उस टाइम पे वो विजय पाया था। उसके बाद चेर वंश का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो वो है शिल्पाधिकारम है चेर वंश का प्रमुख ग्रंथ, शिल्पाधिकारम। इसके बाद पांड्य वंश के किस राजा ने चोलों से मित्रता की? तो वो है मारवर्मन सुंदर। पांड्य वंश के इस राजा ने चोलों से मित्रता की? तो वो है मारवर्मन सुंदर। इसके बाद चोलों की राजधानी क्या थी? तो वो है तंजावुर। चोलों की राजधानी थी तंजावुर। इसके बाद चेर वंश का पतन किसके आक्रमण से हुआ? चेर वंश का पतन पुर्तगाली। चेर कहाँ पे था? तो यह था
ये केरल में था, और केरल में पता होगा पुर्तगाली इंटर मार चुके थे और वहाँ पे पुर्तगाली शासन करने लगे। इसके बाद है पांड्य वंश का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा था, तो ये है मीनाक्षी मंदिर। पांड्य वंश का प्रमुख धार्मिक स्थल था मीनाक्षी मंदिर। इसके बाद चोलों ने किस ग्रंथ में प्रशासनिक विवरण दिया, तो वो है ए तंजावुर शिलालेख। चोलों ने किस ग्रंथ में प्रशासनिक विवरण दिया, तो है तंजावुर शिलालेख। इसके बाद चेर वंश के शासक किस वंश से संबंधित थे, तो ये है द्रविड़ वंश। चेर वंश के शासक किस वंश से संबंधित थे, तो वह है द्रविड़। इसके बाद पांड्य वंश का प्रमुख त्यौहार कौन सा था, पांड्य वंश का प्रमुख त्यौहार था पोंगल। पोंगल को दिवाली कहा जाता है। पोंगल को वहाँ पे तमिलनाडु में अभी भी दिवाली कहा जाता है, दिवाली को पोंगल कहा जाता है। इसके बाद है चोलों ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक मंदिर बनवाए, तो वो है दक्षिण भारत। चोलों ने मतलब ऑफकोर्स ये दक्षिण भारत के राजा थे, तो ये उत्तर भारत में आकर थोड़ी बनवा देंगे। इसके बाद है चेर, चोल और पांड्य वंश किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह दक्षिण भारत, ऑफकोर्स दक्षिण भारत। तो ये आज हमारा मध्यकालीन भारत का अभी शुरुआत हुआ है, और इसी तरह हम लोग आगे भी चैप्टर वाइज कवर करते रहेंगे। अगर आप भी चैप्टर वाइज कवर करना चाहते हो, और उस सब्जेक्ट में अभी हिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज कवर करेंगे। इसके बाद मुख्य टॉपिक्स पर और एग्जाम ओरिएंटेड जो मेन टॉपिक्स होगा उसको हम लोग फिर से रिवाइज भी करवाएंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि ये सब मिस ना हो जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। तो फिर से मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।